एवरीवन। आज हम अपने इस इथिक्स क्रैश कोर्स में देखेंगे एटीट्यूड क्या होता है, इसके कुछ कंटेंट क्या होते हैं, संरचना इसकी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे रिलेशन को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके हम मोरलिटी और पॉलिटिकल एटीट्यूड देखेंगे, राजनीतिक और नैतिक नज़रिया देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, सोशल मतलब समाज पे और व्यक्ति पे इसका प्रभाव क्या होता है एटीट्यूड का। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये सीरीज मतलब ये एटीट्यूड का पार्ट हो सकता है 2 या 3 पार्ट में आए। एटीट्यूड जो है ये 2 और 3 पार्ट में आ सकता है। कोशिश करेंगे 2 ही पार्ट में आए, लेकिन काफ़ी बड़ा ये पार्ट है तो इसमें 2 पार्ट हम एडजस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में हो जाए। अगर विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो इसको 3 पार्ट में करना पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसको विस्तृत रूप में समझना है या सिनॉप्सिस के रूप में, मतलब शॉर्ट में, समरी के रूप में। अगर शॉर्ट में करेंगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, अगर थोड़ा विस्तृत करेंगे तो 3 पार्ट लगेगा। चलिए समझते हैं पहले हम एटीट्यूड होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। पहले हम इसमें 3 आज के टोटल भाग में हम देखेंगे एटीट्यूड क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, फंक्शन क्या होता है और इसको नियंत्रित करने की, समझने की मतलब मानक क्या होते हैं, कैसे इनको मेजर करते हैं कि किसी का एटीट्यूड कैसा है। यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि वो आपके प्रति क्या नज़रिया रखता है। या फिर यूँ समझ लिए कि इंटरव्यू भी आपको मेजर करने के लिए होता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके व्यक्तित्व का मेजर करने के लिए ही इंटरव्यू होता है। तो हम समझेंगे आज इन सभी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। इसमें देखेंगे कि दृष्टिकोण क्या है। देखिए दृष्टिकोण को सामान्यतः आप समझिए कि आप किसी चीज़ को लेकर के किस तरीके की सोच रखते हैं, बस यही दृष्टिकोण है। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर निगेटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव, ये आपका दृष्टिकोण है। अब हम देख लेते हैं दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थोड़ा सा इसको और विस्तृत कर लेते हैं। विस्तृत करना ज़्यादा जरूरी है ताकि समझ में आए। कुछ लोग नए होंगे जिनको समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा विस्तृत कर लेते हैं। समझिए यूँ कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे आप अपना नज़रिया रख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि बकरी का मांस ज़्यादा अच्छा होता है और भैंस का या गाय का मांस थोड़ा ख़राब होता है, अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ? क्या मैंने दोनों ट्राई किया है? नहीं किया है। मैं केवल, हो सकता हो कि मैं शाकाहारी हूँ तो मैं दोनों के बारे में निगेटिव नज़रिया रखूँगा। क्यों रखूँगा? क्योंकि पहले से मेरे अंदर परसेप्शन है कि मांस ऐसा होता है, मांस खाने वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मतलब मैं उनसे डायरेक्ट वो परिस्थिति को महसूस नहीं किया हूँ। अगर मैंने महसूस किया तो भी हो सकता है कि मेरे अंदर नज़रिया अलग हो। तो ये चीज़, पहले कंडीशन ये हो सकता है कि हमने किसी से सुना हो। दूसरा कंडीशन ये चीज़ हो सकता है कि जैसे कि आप किसी जगह गए, फिसल के गिर गए, तो दोबारा वैसी परिस्थिति में जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? आप उस चीज़ को देखते ही क्या समझेंगे? आपको लगेगा कि फिर मैं गिर सकता हूँ। आपका नज़रिया अलग हो गया ना। लेकिन वहीं अगर कोई किसी व्यक्ति को एडवेंचरस बहुत मज़ा आता है, उसको एडवेंचर करने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को एंजॉय करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? वहीं डरेंगे। आपका नज़रिया अलग है और वहीं जो एडवेंचर करता है उसका नज़रिया अलग है। दोनों लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ये बस इतना करता है कि आप उसका जुड़ाव किस तरीके से, तो इसी चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। दूसरा में उसकी संरचना कैसी होती है। जब हम संरचना समझ लेंगे तो हो सकता है हमें दृष्टिकोण भी और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हम अगर भावनात्मक रूप से देखेंगे, पहला, इसको हम संरचना समझने के लिए हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला देख लेते हैं भावनात्मक, अफेक्टिव रूप कंपोनेंट, मतलब भावनात्मक रूप से आप किस तरह से उससे प्रभावित हैं, व्यवहारिक रूप से उससे किस तरह से प्रभावित है, और संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव रूप में आप उससे किस तरह से प्रभावित हैं। वो आपने आपके मनोदशा पे किसी घटना ने, किसी तत्व ने आपको किस तरह से प्रभाव डाला है, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं कि भावनात्मक रूप से अगर आपको किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो आप क्या समझेंगे उसको। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अगर कोई रेप विक्टिम होता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। या फिर कोई जुवेनाइल हो, मतलब बच्चा हो, उसके साथ किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई यंग हो जो 18 साल से ऊपर का हो, उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों बच्चों को अलग रखा जाता है जो लोग क्राइम करते हैं? यही रीज़न है कि वो भावनात्मक रूप से, हो सकता है क्रिमिनल ना हो, किसी के बहकावे में आ गए हों, तो वो उनको अलग रखा जाता था कि इन क्रिमिनलों के बीच में आकर के वो और बड़े क्रिमिनल ना बन जाएं। वो बच्चों की तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। क्यों? ताकि उनको मनोदशा एक अच्छे इंसान के रूप में बनी रहे। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे दृष्टिकोण, वस्तु के बारे में एक व्यक्ति की भावनाओं को शामिल किया गया है। जैसे कि मुझे मकड़ी से डर लगता है, या फिर मुझे बंदूक से डर लगता है, या फिर यूँ कह लें कि मुझे हाथी से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है। ये चीज़ें क्या होगी? मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हूँ, मैंने किसी को देखा है वैसी घटना। हो सकता है बादल के, कुछ लोगों को जो बादल गरजता है, मतलब तड़ित झंझार इसको हिंदी में कहते हैं, तो उससे कुछ लोगों को डर लग सकता है। तो आप किस चीज़ से कितना भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी से मरते हुए देखा होगा तो आपको क्या होगा? आप जब भी इलेक्ट्रिक कहीं तार कटा हुआ देखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहीं सॉकेट देखेंगे तो आप वहाँ से प्रयास करेंगे कि उसके टच में ना आए, उससे दूर ही रहें। यूँ समझ लो दूसरे तरीके से, एक छोटा सा बच्चा हो जो कभी भी आग से टच, उसका हाथ नहीं जला हो, आप उससे बोलेंगे आग को पकड़ लो तो वो बिंदास पकड़ लेगा, थोड़ा भी उसको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको भावनात्मक रूप से ये नहीं पता है कि इससे जलेगा हाथ। लेकिन जैसे ही उसका हाथ एक बार जल गया, आप कितना भी लाख प्रयास कर लीजिए, उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसके आग पे रखेंगे ना, वो फिर भी प्रयास करेगा बचाने के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि उसको भावनात्मक रूप से समझ में आ गया है कि आग से हाथ जलता है।
तो आप भावनात्मक को समझ चुके होंगे कि एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है वो किस तरह से प्रभाव डालता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मुझे किसी ने बता दिया है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को मारते हैं, ठीक, मैंने कभी नहीं देखा है कि वो लोग मारते हैं नहीं मारते हैं, लेकिन किसी ने मुझे इतना बहका दिया, इतना सारा मतलब दिमाग में भर दिया, तो मुझे लगा कि मुस्लिम बहुत ख़राब होते हैं। अब क्या होगा मेरा, मैं भावनात्मक रूप से उनसे कभी जुड़ पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाऊँगा, यहाँ तक कि मुझे घिन आएगा। ऐसी एक घटना बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बस में जा रहा था, तो बस में किसी ने बैठा और जब तक मैं बैठा हुआ तब तक उसके मुँह से कभी राम शब्द नहीं निकला, लेकिन जैसे ही मुस्लिम व्यक्ति आकर बगल में बैठा तो उसके मुँह से निकला हे राम। बताइए ऐसे क्यों निकला? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से गोबर नहीं कहेंगे, मतलब पहले से पूरा गलत बातें भरी हुई थी मुस्लिमों को लेके, जबकि वो व्यक्ति जो उसके बगल में मुस्लिम बैठा उसने कभी भी कुछ बुराई नहीं किया। तो ये क्या चीज़ व्यक्त करता है? व्यक्ति के दिमाग में पहले से क्या चीज़ें भरी हुई हैं, क्या उसने कभी उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए प्रयास किया? कभी उसने सोचा या फिर देखा? नहीं देखा तो फिर वो गलत हो जाएगा, उस चीज़ को लेकर के वो गलत भावना रखना शुरू कर देगा। इसको आप सबसे बढ़िया तरीके से समझिए कि पूर्व धारणा, जैसे कि हमें किसी शक, सबसे बढ़िया शब्द होता है गाँव में यूज होते करते हैं लोग, शहरों में भी यूज करते हैं किसी के प्रति शक करना। शक शब्द को आप सबसे बढ़िया भावनात्मक से जुड़ सकते हैं। आप अफेक्टेड हैं इस शक से कि आप हर चीज़ पे शक करते हैं, अपने दोस्तों पे शक करते हैं कि कहीं मुझे धोखा न दे दे, आप अपने फ्रेंड पे शक करते हैं, परिवार पे शक करते हैं। तो शक को सबसे बढ़िया समझते हैं भावनात्मक, क्योंकि आप आसपास देख देख करके आपके अंदर भी वो चीज़ अफेक्टेड करने लगा है आपको। तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ चुका होगा कि भावनात्मक अफेक्शन क्या होता है, जो आपके एटीट्यूड को प्रभावित करता है। आपको जब डर लगने लगता है तो आप क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बाप को जब डर लगता है, आसपास में देखता है कि लड़कियां किस तरह का व्यवहार कर रही है, तो अपनी बेटी पे उस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करता है, या फिर अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो जब भावनात्मक रूप से देखता है तो उसका अफेक्शन, मतलब उसका व्यवहारिक रूप से रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। तो अब हम यहाँ समझ लेंगे व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं से अफेक्टेड हो गए आप, तो आपके व्यवहार पे उसका किस तरीके से दिखाई देगा कि आप उस तरह किस तरह से व्यवहार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इनमें सबने देख लिया कि अफेक्टेड कैसे होते हैं, अब हमारा व्यवहार कैसे बदलेगा हम ये समझते हैं। तो पहला मान लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले में समझ लिया कि एक मुस्लिम व्यक्ति के पास बैठे हैं, हमें किसी ने बता दिया है कि ये लोग काफ़ी हिंदुओं से नफरत करते हैं। अब कोई मुस्लिम मेरे साथ आएगा, मेरे पास बैठेगा, या फिर कोई मुझसे लिफ्ट मांगे, तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? आप खुद सोच के बताइए कि आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर किसी ने पहले आपको बता रखा है ये उनके बारे में गलत चीज़ है, तो आपका व्यवहार, मेरा मानना है यही होगा कि आप उनको लिफ्ट देंगे ही नहीं, या फिर उनको 2 गालियाँ भी दे देंगे मुफ्त में। क्यों? क्योंकि आप पहले से अफेक्टेड हैं। अगर आप मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख करके, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि मतलब साहस क्या होता है, अगर थोड़ा सा साहस रख के यहाँ पे उसको बिठा लेते हैं, उससे 2 बातें करते हैं, तो हो सकता हो कि यहाँ पे जो अफेक्टेड हैं एंटीवायरस के रूप में वो वायरस आपके दिमाग से निकल जाए, अब आपका व्यवहार अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अफेक्टेड रहेंगे और आपका नज़रिया निगेटिव ही रहेगा, आप हमेशा भड़के ही रहेंगे। तो वैसे ही जैसे कि हमने अभी पहले वाले में देखा था कि पिता जैसे अफेक्टेड हो जाता है आसपास की चीज़ों देख करके, तो अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देता है, तो वो भी अफेक्टेड रहता है। जैसे ही अपने बच्चों से बातें करेगा, खुल के उनसे बातें करेगा, तो वो बताएंगे कि नहीं पापा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, मतलब मैं समझ सकता हूँ हर चीज़ों को। तो वो बताएंगे, दोनों घुल मिल कर एज ए फ्रेंड रहेंगे, तो परिस्थितियाँ कुछ और होंगी। अगर नहीं वो घुलेगा, मतलब अपने मतलब साहस कर करके उनसे मिले जुले का नहीं, तो क्या होगा? उसका व्यवहार गलत ही होगा। अब देख लेते हैं आपका संज्ञानात्मक, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे सांप से डर रहे थे, मकड़ी से डर रहे थे, हाथी से डर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा? अब होंगे आप उनसे बचने का प्रयास करेंगे, उनको देखते ही आप दूर भागेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इन सारी चीज़ें होंगी आपके व्यवहारिक रूप में। अब देखते हैं संज्ञानात्मक रूप से, अब कॉग्निटिव रूप से क्या करेंगे। जैसे कि आप मान लेंगे, जैसे कि आपसे बारे में कोई बोले कि लड़कियाँ कैसी होती हैं, तो आपने को किसी ने बता रखा है पहले से, यहाँ पे भावनात्मक रूप से प्रभावित है, आपके व्यवहार में भी वो चीज़ें देखता है। तो अब जैसे ही कोई बोलेगा लड़की, गर्ल्स, तो आप क्या कहेंगे? धोखेबाज। जैसे ही कोई बोलेगा समाज कैसा है, तो आप बोलेंगे बहुत गंदा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से भर चुका है। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें भरी हुई हैं, आपसे कोई बोलेगा कि समाज कैसा है, तो आप बोलेंगे बहुत सुंदर है। अगर आपसे बोले कि माता पिता कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे तुरंत बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने देखा है कि आपके माता पिता आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपसे गलत शब्द बोल रहे हैं, तो आप उनसे कैसे जुड़ाव रखेंगे? निगेटिव रखेंगे। आप उनसे किस तरह का व्यवहार रखेंगे, वो आपके साथ कैसे व्यवहार रखेंगे, इसके हिसाब से। कोई पूछे पेरेंट्स कैसे होते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप ये बोलेंगे कि गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, हर पेरेंट्स बहुत गंदे होते हैं। या फिर ये बोल रहे कि मेरे पेरेंट्स बहुत गंदे होते हैं। तो मतलब संज्ञानात्मक, जैसे कि आप सुनते ही तुरंत रिएक्शन देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए पुलिस की गाड़ी का सायरन, आपको कैसे पता कि ये पुलिस की गाड़ी है? बताइए। क्योंकि आपने देखा है, आपने उनको महसूस किया है अपने व्यवहारों में। जैसे ही आप सायरन सुनेंगे, आपको महसूस होगा कि ये पुलिस की ही गाड़ी है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मकड़ी से आपको डर लगता है, फिर आप उससे बचने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही आप मकड़ी मानेंगे कि मकड़ी खतरनाक होती है, सांप खतरनाक होता है, ये आपका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव है। आप कोई मतलब रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे, आप बेहिचक मान लेंगे कि खतरनाक होता है। जैसे कि हमने यहाँ मान लिया कि मांस वाला एग्जाम्पल पहले में लिया था कि भावनात्मक से जुड़ाव कैसे होता है। हमें कैसे पता है कि मांस खराब होता है? गाय का मांस अलग होता है, बकरी का मांस अलग होता है, मुर्गे का मांस अलग होता है, कैसे पता है? क्यों? क्योंकि हमें लोगों ने गलत तरीके से अफेक्ट कर रखा है। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, फिर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, उत्तक के बारे में पढ़ा होगा, फिर मानव शरीर के बारे में पढ़ा होगा, इन सबको पढ़ा होगा।
आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाएं सब लगभग कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सबका शरीर मिलकर बना होता है। तो कैसे यहाँ गाय का मांस अलग हो सकता है, बकरी का मांस अलग हो सकता है? बस ऐसे हो सकता है क्योंकि आपको लोग भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर रखे हैं, तो आपका दोनों का पूरा दृष्टिकोण अलग अलग हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये भावनात्मक अफेक्शन, बिहेवियरल अफेक्शन कंपोनेंट और कॉग्निटिव अफेक्शन, ये तीनों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए कि इस मॉडल को एबीसी मॉडल भी कहते हैं। मतलब एटीट्यूड के 3 रूप होते हैं, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और यहाँ पे व्यवहारिक हमेशा मेल नहीं खाते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं संज्ञानात्मक और भावनात्मक ये दोनों एक दूसरे से हमेशा नहीं खाते हैं। क्यों? ये इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब इसको दूसरे तरीके से एग्जाम्पल में समझें कि आपके दिमाग में पहले से तो भरा हुआ है, कॉग्निटिव रूप से अफेक्टेड है, लेकिन आप कभी गए मुस्लिमों की बस्ती में और आप गिर के एक्सीडेंट हो गया आपका, उन लोगों ने आपको बचा लिया। फिर अगली बार ऐसा होगा कि कोई मुस्लिम आपकी तरफ गिर गया, कोई बचाए ना बचाए आप जरूर बचाएंगे, भले ही आप अफेक्टेड है फिर भी बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो भी आपके मतलब परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि जो भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों में कोई खास रिलेशनशिप नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं तो उनकी दोनों के व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे संज्ञानात्मक और भावनात्मक में कभी जल्दी मेल नहीं खाता है, कहीं कहीं मेल खा लेता है, कहीं कहीं मेल नहीं होता है, लेकिन व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक या फिर कह लें कि भावनात्मक और व्यवहारात्मक में मेल खाता है। तो आपको अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, वरना फिर दोबारा देख लीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, तो हम दोबारा इसको अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतर्निहित और अस्पष्ट नज़रिया क्या होता है। तो देखिए अंतर्निहित और अस्पष्ट नज़रिया में बहुत कॉमन सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर। जैसे कि कोई चीज़ कहें कि चोर भी इंसान होते हैं, तो जाहिर सी बात है अंतर्निहित है कि एक इंसान ही चोर होता है, क्योंकि जानवर चोरी नहीं कर सकता, हम ये मान के चलते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो ये बस एक एग्जाम्पल था। अब यहाँ देख लीजिए कि अंतर्निहित क्या होता है। और अवचेतन के रूप में पुराने अनुभवों के अनुसार कोई संज्ञानात्मक घटना या फिर प्रभाव उत्पन्न भावनाओं द्वारा निर्देशित। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए कॉग्निटिव तरीके से होगा क्या कि आप हमेशा पढ़ते हुए हैं 2 + 2 = 4। आप हमेशा पढ़ते हुए हैं, जैसे कोई बोलेगा 2 + 2 तो आप तुरंत बोल देंगे 4। क्यों बोल देंगे? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है ये चीज़, पहले से आप जानते हैं ये चीज़, या फिर पुराने अनुभवों से भी आप देख चुके हैं कि ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने वाले एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। कैसे आपको पता है ये चीज़? तो अंतर्निहित है कि ज़्यादा तेज़ आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट के शिकार होंगे। यही दूसरे तरीके से देख लें तो संज्ञानात्मक घटना नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था संज्ञानात्मक क्या था, कॉग्निटिव, मतलब आपके दिमाग में पहले से वो भरा हुआ हो। तो मतलब पहले से भरा हुआ वो चीज़ नहीं है, मतलब यूँ देख लें तो आप महसूस किए हैं, सोसाइटी में देखे हैं, समझे हैं, उसके आधार पे, या फिर प्रभावित हुए उन चीज़ों से, तो भी हो सकता है। मतलब तेज़ बारिश आएगा तो आपने देखा होगा बाढ़ आ गया, तो अगर कोई बोले कि मतलब मेरे वहाँ यार बहुत तेज़ी से पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लगता है तुम्हारे वहाँ बाढ़ आएगा, यही तो समझ में आएगा। तो अस्पष्ट नज़रिया देख लेते हैं। अस्पष्ट नज़रिया यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और सारे एग्जांपल दे करके समझाने का प्रयास करेंगे कि अंतर्निहित और अस्पष्ट नज़रिया क्या होता है। अस्पष्ट नज़रिया को समझ लेते हैं कि ये सचेतन होता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड, आप किसी भी तरीके से पूछिए इसको, वही निर्णय आएगा। हाल के अनुभव का परिणाम, जैसे कि किसी ने बताया कि यार इस टाइम गैस जल्दी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको स्पष्ट नज़रिया है कि भाई गैस शॉर्टेज होगा तभी तो नहीं मिल रहा है। या फिर यूँ कह लें कि रोज़गार शॉर्टेज है, रोज़गार बहुत कम लोगों को मिल रहा है, तो कोई बोले कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि भाई रोज़गार मिल ही नहीं रहा तो बेरोज़गार ही रहेगा ना। तो ये अस्पष्ट नज़रिया है, क्योंकि कन्फर्म है। अगर आप बोलें, आपको अपने दोस्तों पे बहुत अस्पष्ट नज़रिया है कि वो आपको एक बार बुलाने पे आ जाएगा, तो कोई बोले कि तू शर्त लगा ले, तेरा दोस्त तेरे साथ नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? आपका स्पष्ट नज़रिया, तुरंत निर्णय बोलेंगे चल लगा ले शर्त। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि आपका स्पष्ट नज़रिया आपके दोस्त के प्रति। हाल के अनुभव में देख लें, एक संज्ञानात्मक घटना, मतलब आपने पिछले मतलब लंबे समय से देख रहे हैं कि आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रह रहा है, आप उसके साथ रह रहे हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं, वो आपका साथ दे रहा है, तो ये संज्ञानात्मक घटना है। मतलब आपने हमेशा महसूस किया है, देखा है, आप उसी से प्रभावित हुए हैं, तो संज्ञानात्मक घटना है। अब इसी के आधार पर भी स्पष्ट है कि वो चीज़ आपका साथ देगा ही देगा हमेशा। या फिर स्व रिपोर्टेड सचेतन, मतलब आपने कई बार उसको, अपने दोस्त को बुला रखा है ऐसी कंडीशन में, मतलब रात में आप अचानक फंस गए किसी जगह, तो आपने बुलाया कि दोस्त आजा यार मैं फंस गया हूँ और तू मेरा थोड़ा हेल्प कर दे, वो तुरंत आ गया। तो आपने स्वयं उसको प्रमाणित कर रखा है कि वो चीज़ें आपका हमेशा साथ देता है। इन सब के आधार पर क्या करेंगे? आप स्पष्ट निर्णय ले लेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि अब एक IAS अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ऊपर किस तरह का इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप IAS अधिकारी हैं, आपके वहाँ मतलब आग लग गई अचानक, बहुत भयानक आग लगी, जैसे कभी मुंबई में लगा हुआ है तो कुछ लोग मर गए हॉस्पिटल में, उसी तरीके से लग गई आपके ज़िले में आग। आप क्या करेंगे? तो आप अंतर्निहित नज़रिया अपनाएंगे पहला, फिर दूसरा स्पष्ट नज़रिया, 2 नज़रिए का उपयोग करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे?
तुरंत आप उस एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, ताकि वो आके आपको नियंत्रण पाएँ, और जो लोग ग्रसित से प्रभावित हैं उनको बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। ये 2 काम करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी काम करेंगे। आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भेजेंगे या फिर खुद भी जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे, उसको नियंत्रित करने का अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे। यही सारे तो काम करेंगे। और इसके साथ साथ पुलिस का भी सपोर्ट लेंगे, अन्य लोगों का भी सहायता लेंगे, आसपास के समाज के लोगों को भी बुलाएंगे कि उनसे सहायता लेंगे। ये सारी तरीके से कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट नज़रिया, आपने पहले से ऐसी घटनाएं देख चुके हैं। सॉरी, आप लोग पहले से ऐसी घटनाएं देख चुके हैं। आपने जयपुर में हुए, मतलब आग लगा था वहाँ पे एक मकान में, कोचिंग सेंटर ऊपर चल रहा था, तो वहाँ पे भी देख चुके हैं कि क्या हुआ था। ऊपर जो फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए आप किस तरीके का कदम उठाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे उसमें कोई फंसा हुआ तो नहीं है। क्योंकि आपने पहले से ये चीज़ समझ चुका है। और अंतर्निहित क्या है? अंतर्निहित है कि वहाँ पे लोग, जब अगर आग लगा है तो कोई ना कोई ज़रूर जला होगा, थोड़ा बहुत जलेगा ही जलेगा, या फिर किसी को चोट लग जाए तो अंतर्निहित नज़रिए से आप एम्बुलेंस बुलाएंगे और स्पष्ट नज़रिए से फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। समझ में आ गया आपको? फायर ब्रिगेड क्यों बुलाएं, अब एम्बुलेंस क्यों बुलाएं? एम्बुलेंस बुला लिए कि अंतर्निहित है कि वहाँ पे किसी को चोट लग सकता है, अब इसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड क्यों बुलाएंगे? क्योंकि स्पष्ट है कि आग लगा है तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड चाहिए। तो उम्मीद है आपको अंतर्निहित और स्पष्ट नजरिया में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इस चीज़ के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ बताइए कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया सर, अगले वीडियो में हमें ये टॉपिक समझा दीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है दृष्टिकोण कार्य कैसे करता है। तो आप पहले हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हमारा इंटरव्यू क्यों होता है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? बताइए। इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि आप उस पद के योग्य हैं कि नहीं। हमेशा एक पब्लिक पोस्ट जो होता है, मतलब सार्वजनिक पद होता है, वो क्या उम्मीद रखता है कि आप निष्पक्ष होंगे, आप किसी के प्रति नकारात्मक भेदभाव नहीं रखेंगे। यही सारी चीज़ें होता है ना। तो ऐसे इसीलिए आपका हमारा दृष्टिकोण चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपका इंटरव्यू, आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो आपको क्या होगा? कम नंबर दिया जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा, आप छट सकते हैं। इसीलिए दृष्टिकोण जांच करने के लिए हमारा यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, सबसे लास्ट में इंटरव्यू होता है। इसीलिए आप सब चीज़ों में पास हो गए, लास्ट में तो देख तो लिया जाएगा आपका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज़ को लेकर के। इसीलिए आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा यूपीएससी में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चलिए बताइए, अगर आप यहाँ पे मतलब ट्रांसजेंडर को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आप कितना भी बचा लीजिए, आपके मुंह से अगर नकारात्मक है तो मुंह से निकलेगा ही निकलेगा नकारात्मक। ट्रांसजेंडर को लेकर, एलजीबीटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, को लिविंग को लेकर के आप क्या समझते हैं, या फिर महिलाओं को लेकर आप क्या समझते हैं, तो ये आपकी सोच को, दृष्टिकोण को यहाँ पे व्यक्त करता है। तो देखिए दृष्टिकोण ये कहता है कि एक व्यक्ति का कार्य कर सकते हैं, मतलब किस तरह से कार्य करते हैं। अगर मैं एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा लाभ हो जाए, तो मैं किसी काम को, अगर कोई मुझे अकेला कोई काम करने के लिए दे दिया, तो मेरा इरादा यही होगा थोड़ा सा उसका हिस्सा मुझे मिल जाए, मेरे पास आ जाए, या फिर मेरा हो जाए। और मेरा होगा कैसे? चोरी करके। तो ये मेरा दृष्टिकोण हमेशा अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। या फिर वहीं दूसरा देख ले तो मैं बहुत घुले मिले प्रवृत्ति का हूँ, अगर मतलब सबसे मिलजुल के एकदम बढ़िया से रहता हूँ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ अगर, तो क्या होगा? अगर मुझे कहीं जगह कम भी मिला तो मैं लोगों से मिलजुल के मैनेज करके उसको आराम से जा सकता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा टकराने वाला हूँ और मुझे कम ही जगह मिला है तो हो सकता हो कि वहाँ झगड़ा हो जाए और मैं मैनेज ही ना कर पाऊँ। तो ये भी चीज़ें हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो आप देख सकते हैं दृष्टिकोण को कितने बेस पे आधारित किया जाता है। तो पहले देख लें नॉलेज के बेस पे किसी का दृष्टिकोण निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आपके पास नॉलेज है तो आप सही निर्णय देंगे, सही चीज़ें चुनेंगे। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप जा रहे हो रास्ते में, कोई किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आने लगे, तो आप एन टाइम पे क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई डूबा हुआ हो और तुरंत आपने उसको बचा लिया, लेकिन उसके बाद अब क्या करना है वो आपको पता होगा, तभी तो आप करेंगे। आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। या फिर कोई बच्चा गिर गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे एन टाइम पे, तो आप नॉलेज के बेस पे ही करेंगे, आप रैंडम नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक वाले को आप क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप नॉलेज के बेस पे करते हैं। आप नॉलेज के बेस पे ही पता चलता है। स्व या अहंकार, मतलब सेल्फ या ईगो, अगर ये कॉन्सेप्ट है आपके अंदर, नॉलेज कम है और सेल्फ और ईगो है, तो ये इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि आप जो भी निर्णय लेंगे खुद को ध्यान में रख के रहेंगे, मतलब स्वयं को केंद्र में रख के। अगर स्वयं को केंद्र में रख के देखते हैं, जैसे कि मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा, ये क्या है? स्वयं को केंद्र में रखे, मतलब मुझे मिले तो ही सबको मिलेगा। ये सबको स्वयं को केंद्र में रखने वाली कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें होती है, स्वयं को केंद्र में रखे, खुद को, मतलब मुझे ही चाहिए। अगर अनुकूलन वाले अभी हमने जैसे बात की है कि अगर जा रहे हैं जगह कम हो तो आप लोगों के साथ अनुकूल हो जाएंगे। अगर आप आपके अंदर इनमें से ये अब गुण है अहंकार, स्वयं को रखने वाला, मतलब जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मा, मतलब मैं ही भगवान हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप शायद सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास नॉलेज है और एडॉप्टिव है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर पाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी सोसाइटी हो आप वहाँ सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आप एडॉप्टिव नहीं हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे? मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी हैं, आपको तमिलनाडु में नियुक्ति हो गई और आपको ब्लैक लोगों से नफरत है, आपको केवल गोरे लोग पसंद है,
तो इसमें जाहिर सी बात है आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है, मतलब ब्लैक लोगों को लेकर, तो इसकी जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्लैक लोगों को लेकर के थोड़े से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन अगर मैं लिबरल हूँ या फिर आप लिबरल हैं तो आप बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेंगे और वहाँ पे पूरा आनंद के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे, बहुत बढ़िया निभाएंगे। नॉलेज है आपके पास तो आप मतलब वहाँ पे तमिल लैंग्वेज भी सीख लेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो आप हो सकता तो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही ना समझ आए। तो आपने देखा होगा चुपके चुपके मूवी, पता नहीं जो भी मूवी हो मुझे नहीं याद, राजपाल यादव का है, वो रोटी मांगता है तो वो गुजराती बोलता है मुझे भी गुजराती आती है, फिर रोटी मोटा मिल जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो समझ गए आप दोनों में। इनमें अहंकार में समझ गए क्या होता है कि ये बोलेगा कि मेरे वहाँ लोग गोरे हैं और तुम काले हो, मतलब मैं से मतलब जानते हैं क्या होता है कि एक व्यक्ति जैसे ही बाहर जाता है तो उसका एक छोटा सा समाज, उसका फिर राज्य, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो उसका ये सोचने का नजरिया जो मैं शब्द होता है ना ये बढ़ता चला जाता है। जैसे भारत से बाहर जाएंगे तो भारत आप केवल भारत आपके अंदर समाहित हो जाएगा, मतलब भारत मैं ही भारत हूँ ऐसा सोचने लगेगा। कोई पूछे कहाँ से हो तो ये बताएंगे भारत से है, ये नहीं बताएंगे कि आप गुजरात से हैं, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से हैं, आप बताएंगे भारत से हैं। क्यों? क्योंकि आप आपका संबंध बढ़ता चला जाएगा। तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ये धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे दृष्टिकोण समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है, किन किन परिस्थितियों में एडाप्टिव और ईगो एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज, इन सबका महत्व क्या होता है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको दृष्टिकोण में नॉलेज का इफेक्ट नहीं समझ में आया, या फिर ईगो का समझ में नहीं आया, सेल्फ का समझ में आया, एडॉप्टिव का मतलब नहीं समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो आप नीचे लिखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत तरीके से प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। अब देख लीजिए, अगर दृष्टिकोण को मापना हो तो कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे किसी का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो कैसा है। तो अब सिंपल सी बात है, दो मेथड होंगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। आप उससे क्या करेंगे, सीधी सी बातें पूछेंगे आप किसी चीज़ के बारे में, मतलब मैं पूछ लूँ यूँ समझ लीजिए, आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो आप क्या उसके साथ क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे। आप रेप जैसी घटनाओं को किस तरीके से सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है, यही मायने रखता है। लेकिन कुछ लोग सोसाइटी के इफेक्ट में आकर के गलत निर्णय दे देते हैं और कुछ लोग भावनात्मक रूप से बह के। तो आपका निर्णय क्या होगा ये आप सोचिएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा आपके जवाब से कि आपका दृष्टिकोण मतलब रेप जैसे कांडों को लेकर के क्या है। अगर मैं यूँ पूछूं कि आपसे मंदिर को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है, तो ये हो सकता है दो कंडीशन। अगर आप धार्मिक टाइप के हैं तो आप यही कहेंगे कि अरे भगवान के लिए है तो अच्छा है, मतलब आप धार्मिक टाइप के हैं तो आप ये कहेंगे भगवान के लिए है तो अच्छा है, भगवान के लिए पूरी दुनिया है, भगवान के लिए हम भी हैं। लेकिन आप थोड़े से एजुकेटेड हैं तो आप ये बोलेंगे कि हमारे देश में कोरोना जैसे महामारी अभी यहीं पे सर पे है, अन्य तरह की बीमारियां हैं, कुपोषण बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें पहले इनसे लड़ने की जरूरत है। मंदिर मस्जिद बाद में बनता रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा तो मंदिर मस्जिद बन जाएगा, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद किसी काम के नहीं है। आपका दृष्टिकोण दो तरीके से हो सकता है। तो आप मतलब आपसे मुझे ये क्वेश्चन पूछने से आपका नज़रिया हमें पता चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर है मूल्यांकन करने के लिए। इनडायरेक्ट रूप से कैसे पता चल गया कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के आधार पर मैंने मूल्यांकन कर लिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा हूँ ये गलत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताइए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही एक मतलब ब्राह्मण परिवार में रहा हो जहाँ पे पूजा पाठ मंदिर मस्जिद ही चलता रहा हो, वो व्यक्ति कैसे बाहर उठ करके सोच सकता है। तो इनडायरेक्ट से अगर मैं पूछता हूँ तो उस जाहिर सी बात है उसका जवाब भी धार्मिक ही आएंगे। तो हो सकता हो कि मेरा यहाँ पे दृष्टिकोण को मापने का जो नज़रिया हो गलत हो सकता है, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि वो सही होगा। लेकिन कुछ और भी मापक हैं जिनके आधार पर हम माप सकते हैं, जैसे कि उनका दृष्टिकोण कैसे नाप सकते हैं, स्व छवि, मतलब उनकी व्यक्तिगत छवि कैसी है, सामाजिक स्वीकृति, लोग उनको स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो ज़्यादातर सकारात्मक है उनकी छवि या नकारात्मक है। आसपास के लोगों से देखेंगे तो पता चल सकता है कि वो लोग बताएंगे इनकी सोच कैसी है। तो आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर नियुक्त होने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। क्यों करवाया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन? इसीलिए उस व्यक्ति की स्व की छवि कैसी है, सामाजिक स्वीकृति है कि नहीं, वो व्यक्ति मतलब अकाउंटेबल है कि नहीं उस पद के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, इंटीग्रिटी है कि नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं ना फ्रॉडिया टाइप के आदमी है। तो इसीलिए किया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, आपकी लिस्ट में नाम आएगा तो आपको वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो वहाँ पे होता है ये चीज़ें। वास्तविक दृष्टिकोण के बारे में अच्छी तरह से न बताएं तो भी, जैसे कि मैं आपसे कुछ चीज़ के बारे में पूछा, आप सही तरीके से नहीं जवाब दे रहे हैं तो भी मुझे पता चल सकता है गोल मटोल लपेट रहे हैं। मतलब आपने ये समझ लिया कि मैं आपका दृष्टिकोण माप रहा हूँ, लेकिन आप गोल मटोल मुझे लपेट रहे हैं। जैसे कि इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर ने आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया और आपको सोच रहे हैं कि जिसको मेरे छवि ना पता चले आप गोल मटोल लपेटना शुरू कर दिए, तो मुझे पता चल सकता है कि आप इनडायरेक्ट मेजर में फेल हो गए, मतलब मैं फेल हो गया आपको मापने में। तो मैं डायरेक्ट मेजर अपनाऊंगा। डायरेक्ट मेजर क्या अपनाऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे कोई चीज़, अगर आप उस पर झूठ दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो मुझे पता चल सकता है कि आप थोड़े से फ्रेवी टाइप के हैं, आप चीज़ों को लपेटते हैं इधर उधर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप कोई कहानी के थ्रू आप पता करिए, एक होता है कि डायरेक्ट उनसे पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारी सोच कैसी है। अगर आप सही तरीके से बता दें तो ठीक है, वरना आप उनके बातों से समझ सकते हैं।
तो ये चीज़ें था मापने का। आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को मापा होगा, उनकी सोच कैसी है। बोलते होंगे ना कि आप बहुत लंबे समय से तुमको देख रहा था, बस मैं आजमा रहा था। आजमाने वाला सब ज़्यादा यूज होता है, तो मैं तुमको आजमा रहा था कि तुम ट्रस्टेबल हो या नहीं। तो वैसे ही नापा जाता है, सिंपल सी बात है, सभी लोग नापते हैं। तो आप भी ऐसे तरीके का यूज़ किए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्यों समझ में नहीं आया। तो ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।